चंपावत की जंग। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और प्रत्याशियों की घोषणा के साथ चुनाव की रणभेरी भी बच उठी है। लेकिन चुनावी संग्राम में बीजेपी के कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही अपनी जीत का दावा मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत सुनिश्चित मान ली है। ऐसे में देखना होगा चंपावत की जनता किसका राज तिलक करती है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे अपने मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर खास चर्चा। देखिए रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव में जहां 31 मई को मतदान होगा और 3 जून को मतगणना, तो वहीं इस चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व राज्य मंत्री निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया है। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी का चयन ही कर पाई है। बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे और अब जो प्रत्याशी उतारा भी है, उस प्रत्याशी से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर वॉक ओवर दे दिया है। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े योद्धा, हमने कहा था युवा मुख्यमंत्री के सामने सब फीके और बौने साबित होंगे, उन्होंने साबित कर दिया है। ये एक तरह का वॉकओवर है और तमाम सूरमा कांग्रेस के एक बहन के पल्लू के पीछे छुप के बैठे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि चंपावत उपचुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ेगी, क्योंकि चंपावत भी खटीमा से लगी हुई विधानसभा है और चंपावत की जनता को पता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अपने विधायक के कार्यकाल में खटीमा के लिए 10 साल के दौरान कुछ नहीं किया, उसी तर्ज पर यहां भी कुछ करने की उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री चंपावत से डरे हुए, क्योंकि चंपावत के लोग जानते हैं कि खटीमा में 10 साल कुछ नहीं हुआ। खटीमा और चंपावत मिला हुआ है, बनबसा टनकपुर, और गांव-गांव में चर्चा यही चल रही है कि भैया ये तो कुछ काम नहीं, खटीमा में हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, खाली फर्जी बातें होती रही, तो इसका भी उनको डर है। चंपावत उपचुनाव से पहले जिस प्रकार से राजनीति के जानकार बीजेपी का पलड़ा भारी मान रहे थे, उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारकर एक तरीके से बीजेपी को अपर हैंड रखने का मौका दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस सत्ता पक्ष के दावों को किस प्रकार से झुठला पाती है और कितने मजबूती से चुनाव लड़ पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के द्वारा इस उपचुनाव में मजबूत प्रत्याशी को टिकट न दिए जाने के बाद से बीजेपी जरूर अपनी जीत बड़ी मान रही है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो किसका राज तिलक होगा, कौन जीतेगा, ये तो जनता को तय करना है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस पर चर्चा करते हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनय गोयल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। रविंद्र सिंह आनंद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। आरपी रतूड़ी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। विनय गोयल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कितने आश्वस्त नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी चंपावत में उपचुनाव की जीत को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह से खटीमा में जनता ने नकारा, उसी तरह से चंपावत की जनता भी इस बार नकारेगी। आपका क्या सोचना है और किस रणनीति के तहत आप लोग इस बार चुनाव में हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम चंपावत में विजय का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और कांग्रेस, मुझे लगता है, मैदान छोड़ चुकी है। शंकर जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के टिकट पाने के लिए किसी प्रकार का उत्साह नहीं था। अगर जैसी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं, अगर वैसी स्थिति होती तो कांग्रेस के टिकट की मारामारी होती, या कांग्रेस की टिकट की बेकदरी हो रही है, कोई कांग्रेस का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। जबरदस्ती एक प्रतीकात्मक लड़ाई के तौर पर
एक बहन को वहां पर प्रस्तुत किया है कांग्रेस ने। तो मुझे लगता है कि लड़ाई केवल वहां पर प्रतीकात्मक होने वाली है। और अब चंपावत के लोगों का जो प्रश्न है या जो लड़ाई है वो इस बात की है कि जीत कितने अधिक वोट से होती है। तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार से बिल्कुल कहीं लड़ाई जैसा तो जी लड़ाई जैसा तो या संघर्ष जैसा तो कहीं वहां दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। वहां केवल और केवल समर्पण जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से कहते हैं ना कि शुरुआत ही कैसी हुई, आपने देखा होगा कि जिस दिन चुनाव के टिकट की एक तरफ घोषणा हो रही थी, उस तरफ मेरे मित्र आरपी टूडी जी के बहुत पुराने वरिष्ठ साथी जिन्हें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अपना टिकट भी दिया था, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए कांग्रेस के हाल बयान करते हुए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी समझ रही है, कांग्रेस की भी समझ रहे हैं, लेकिन नेशनल चैनल पर आकर ये सब बातें स्वीकार कोई भी करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस चुनाव को भारी बहुमत से जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। ठीक है रतूड़ी साहब, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बीजेपी ये कह रही कि आपने वॉकओवर कर दिया पहले ही और एक महिला के पल्लू के पीछे छिपने का आप लोग काम कर रहे हैं, और ये तो बीजेपी की अपनी सीट है, उनके विधायक जीते, उन्होंने सीट खाली की वहां से, तो आप किस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं यहां से जीत की इस बार? पहले तो मैं शब्द का महिला के पल्लू, अरे महिला के पल्लू के तो जीवन ही यापन होता है पूरा, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, व्यक्ति हो। ये इस तरह के वक्तव्य ये सुना नहीं देते हैं। अरे महिला का अपमान करते हो क्या? आप इतने डरे हुए सहमे हुए क्यों हैं? एक महिला के लिए आप इतने अपशब्दों का प्रयोग, अभी जिला अध्यक्ष रही हैं, वो हमारी कल्याण की पहले अध्यक्ष रही हैं। अगर महिला को देखकर पीछे छूटने का काम करोगे, ये यही तो इनका हार का कारण होगा कि उस महिला के जो आप एक तरफ कहते हैं कि 50% महिलाएं बताता है, और एक तरफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते कि महिला के पल्लू के पीछे छुप गए। ये शर्मनाक बयान है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सवाल यह कि कांग्रेस से लड़ेगी, मैं कहूँ उससे हराने का काम किया। आपका थोड़ा ऑडियो सही से रतूड़ी साहब आ नहीं पा रहा है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, थोड़ा मैं चाहूंगा ऑडियो ठीक किया जाए। रविंद्र जी, आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी चंपावत की लड़ाई को लेकर? आप लोग कहीं लड़ाई में तो हैं नहीं, देखिए, और जिस तरह से कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस पार्टी ने, क्या आपको लगता है कि एक तरफा मुकाबला कर दिया है पूरी तरह से चंपावत का? देखिए, ऐसा है कि इसमें मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस ने जो ये अभी प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि कांग्रेस में नेता बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस नेताओं में बीजेपी से पीछे है। लेकिन इनके नेता आपस में गुटबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और इनके झगड़े सड़क तक आते हैं, मारपीट सड़क पे होती है। इसका जीता जागता उदाहरण कुछ समय पहले अभी कांग्रेस भवन में भी देखने को मिला। इस पर हम साफ ही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस ने अपनी हार को पहले से ही मान लिया है, और ये मान लिया है कि वो लड़ नहीं सकते। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी का भी अगर हम एक सही बात करें तो बीजेपी भी जिस प्रकार से खटीमा में चुनाव धामी जी ने लड़ा, और उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो 2,500 रुपए हर पैकेट में बांटते हुए दिखाई दिए। वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि मुझे लगता है कि उस वीडियो ने ही उन्हें डुबो दिया, और बुरी तरह से वो पराजित हुए। जबकि उनके नाम पर और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा सके, क्योंकि बीजेपी का पटका पहनकर, बीजेपी का कमल का निशान लगा करके जो व्यक्ति बूथों पर जा रहा हो, निर्वाचन वाले दिन बूथों के अंदर तक जा रहा हो, और धन बल का और बाहुबल का लोगों को एक मैसेज दे रहा हो कि भाई मैं
गुंडागर्दी से कहीं भी घुस सकता हूं, मेरे गले में बीजेपी का पट्टा है और मैं किसी भी कमरे के अंदर तक जा सकता हूं। और ये जब मीडिया ने उनकी धर्मपत्नी से ये सवाल किया तो उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पहले कांग्रेस वालों को देखो। मतलब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसकी अर्धांगिनी बजाय इसके कि अपनी गलती को माने, उन्होंने उल्टा कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाने शुरू किए। और जो इनका जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी हमारे SS कलेर जो वहां प्रत्याशी थे उन्होंने उजागर किया था, जिससे उनकी काफी खिरकिरी हुई। देखिए, चुनाव तो आप लोगों ने भी सिंह साहब लड़ा था बहुत मजबूती के साथ, बहुत वादे किए थे, लेकिन क्या हुआ? आपने देखी तस्वीर? कोई बात नहीं भाई साहब, देखिए ऐसा जनता का जनादेश आया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने बधाई भी दी, खुले मन से हम बधाई देते हैं। अगर जनता को ये लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता। आप भी जानते हैं पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हुई और जो दिल्ली में स्थिति हुई और भी कई जगह उपचुनाव में आपने देखा होगा, हिमाचल वगैरह में जो बुरी गत हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि उत्तराखंड में भी चंद दिन के मेहमान हैं, कोई बात नहीं, समय समय की बात है। हम इनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, हम सब राजनीतिक तौर से अलग अलग विचारधारा से हैं, लेकिन सब वही लोग हैं, वही भाई लोग हैं, वही कार्यक्रमों में मिलते हैं, सब शादी समारोह में मिलते हैं, एक दूसरे घर हमारा आना जाना है। लेकिन व्यक्तिगत हम नहीं उसको कह रहे, लेकिन जो बात गलत है। अच्छा, चंपावत को लेकर आपका क्या सोचना है? प्रश्न मेरा वो था, एक तरफा मुकाबला मान लिया जाए, इसको जीत निश्चित है मुख्यमंत्री की यहाँ से भारी मतों से, जो कि बीजेपी कह रही है। पूरी मशीनरी विनय गोयल जी की है ना, भारतीय जनता पार्टी की है। पूरा जितने अधिकारी हैं, जितने DM हैं, सबको लगा दिया गया है। अपने हिसाब से धामी जी ने वहां पर अधिकारियों का तबादला भी कर दिया है। सारे प्रकार के बाहुबल धनबल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अब सीधी सी बात है, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का वाली जो कहावत है वो। गोयल जी जवाब दीजिए आप, फिर रतूड़ी जी के पास जाऊंगा मैं, शायद उनका ऑडियो अब ठीक से आ रहा होगा। गोयल साहब, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो बताएंगे। गोयल जी, दो सवाल हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि अधिकारियों जो अपनी बात रविंद्र आनंद जी को बतानी चाहिए थी, उसकी तो इन्होंने चर्चा नहीं की कि इनकी पार्टी क्या वहां से चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, क्योंकि हर जगह इनकी जमानतें जब्त हुई है, तो क्या एक और जन जमानत जब्त कराने के लिए तैयार है या नहीं है? दूसरी बात ये है कि जितने इन्होंने बातें बताई, तो ये जब 3 तारीख को 3 जून को नहीं है भाई साहब, जब 3 तारीख को 3 जून को रिजल्ट आएंगे, तब उस दिन के लिए क्या क्या बहाने गढ़े जाएंगे, ये बहानों की तारीफ रविंद्र आनंद जी ने पढ़कर सुनाई है अपने कांग्रेस के मित्रों को मदद करने। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि आप सब तरह के बाहुबल का इंतजाम करेंगे प्रयोग, और आप जीत सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपको, मशीनरी का प्रयोग करेंगे, DM आपने लगा दिए हैं, अधिकारी आपने लगा दिए हैं, पैसे आपने बिछा दिए हैं, तो क्यों नहीं जीतेंगे भाई? बधाई देने की बजाय क्या क्या उल्हाने देंगे आप हमें, ये आपने बता दिया कि आपके उल्हानों की लिस्ट तैयार है, वो आपने पढ़कर सुना दी है। अच्छा, सच है कि नहीं है वो वीडियो? गोयल जी, वो वीडियो आपने देखा था? गोयल भाई साहब, आपने वो वीडियो देखा था जिसमें 2500 रुपए धामी जी बांट रहे थे? वो वीडियो आपने देखा था भाई साहब, आपने वो वीडियो देखा था जिसमें धामी जी 2500 रुपए बांट रहे थे? आपने जो फर्जी वीडियो, हम पैसे नहीं बांटेंगे, हम पैसे नहीं बांटेंगे, हम काम की राजनीति करेंगे, भले ही 10 बार जमानत जब्त हो, स्वीकार है हमें, पैसे नहीं बांटेंगे। वो 2500 वाला वीडियो आपको याद है? आप जितने फर्जी वीडियो चलवाए, जो भी मैं नहीं चलवा रहा हूँ, धामी जी बांट रहे हैं भाई, वो धामी जी बांट रहे हैं भाई, उनके पास है पैसे, क्या दिक्कत है उसमें? आपके सामने जब परिणाम आएगा तो आप अपने उड़ाने नए उड़ाने बना के तैयार रखिए, पुराने हो गए हैं, कुछ नए बहाने ढूंढिए। भाई साहब, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, आपने वो वीडियो देखा या नहीं देखा जिसमें धामी जी 2500 रुपए बांट रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आप इस तरह के और भी इससे भी घटिया वीडियो ला सकते हैं। देखा है इसका मतलब आपने? तो इस बार 2500 रहेंगे लिफाफे में या 5000 होंगे? आप बता देना क्या रेट चल रहा है आपका। चले ठीक है, इस पर नहीं जाएंगे गोयल साहब, इस पर नहीं जाएंगे। रविंद्र जी, मैं रतूड़ी साहब आपके पास आ रहा हूँ, आपको आवाज आ रही मेरी अब? जी जी जी।
मुझे बताइए कि निर्मला गैतोड़ी को उतारकर आप लोगों ने ये एक तरफा कर दिया मुकाबला पूरा, ये तो कहां टक्कर, इस चंपावत उपचुनाव आप लोग कह रहे हैं कि टक्कर होगी, सीधे टक्कर देंगे आप मुख्यमंत्री धामी को, लेकिन कैंडिडेट ही आपने ऐसा कमजोर उतार दिया, वहां पर दूर दूर तक कहीं ऐसे नजर नहीं आ रहा है कि भाई किसी तरह की कोई टक्कर वहां पर होगी, तो एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है। गैतोड़ी जी, ये तो आपका बयान है या बीजेपी का बयान है? एक तरफा कहाँ दिख रहा है आपको? गैतोड़ी क्या दिख रही है आपको? कैंडिडेट नहीं दिख रही। मैं ये तो आप चंपावत का फिर खुला और अपमान कर रहे हैं। अरे वहां की जनता पूछेगी कि जब 47 विधायक दे दिए थे, कैलाश गैतोड़ी हमने जिता के भेज दिया था, तो उसको सीएम बना देते ना, चंपावत का विकास करना था तो। हारे हुए को खटीमा जो लगा हुआ है, हारे हुए को सीएम क्यों बनाया? उस कैलाश गैतोड़ी का अपमान क्यों किया? उसे क्यों हटाया? 1.5 महीने पहले तो चुनाव अभी हमने मोदी जी पर भरोसा करके उसको दिया था, क्या वो इस लायक नहीं था कि वो सीएम बनता? क्यों नहीं बनाया उसको? उसको सीएम बना देते, चंपावत का विकास हो जाता। और कहाँ निर्मला गैतोड़ी आपको कमजोर थी? अरे ये तो उसको भी, भुवन कापड़ी को भी कह रहे थे कि कहाँ कमजोर लड़ा दिया सीएम के विरुद्ध, दिखाया ना उसने। निर्मला गैतोड़ी खटीमा का इतिहास दोहराएगी। अभी आप चुनाव देखेंगे, और ये जो इनका षड्यंत्र है ना, ये इतने डरे हुए हैं कि अब ये मीडिया के जरिए इस तरह का फैलाने का काम कर रहे हैं कि वो तो कमजोर है। अरे ये फैलाने से काम नहीं चलेगा। जनता, क्योंकि चंपावत खटीमा लगा हुआ है, वो जानते हैं कि जो वहाँ विधायक 10 साल रहा, वहाँ कोई काम नहीं किया, वहाँ की जनता ने नकारा है, तो जनता की चंपावत की जनता क्यों स्वीकारेगी? ये नहीं जानती क्या कि बगल का जो विधायक था 10 साल, सीएम भी 6 महीने, तो क्या विकास किया? वहाँ की जनता ने जिस तरह नकारा, चंपावत की जनता भी उसी तरह नकारेगी। ये रिजल्ट वाले दिन देखना आप। बोलिए विनय जी, अब जवाब दीजिए। जी शंकर जी, असल में विषय ये है कि कांग्रेस अभिशप्त है इस बात के लिए कि वो नॉन इशू को इशू बनाएगा। इशू की बात नहीं करेंगे ये। और जिस प्रकार से ये लगातार हर कांग्रेसी केवल एक रटा रटाया, मैं बहुत सारी डिबेट में कांग्रेस के अनेकों प्रवक्ताओं के साथ मुझे चर्चा में रहने का मौका मिला है। जिस प्रकार से केवल एक ये डायलॉग इन्होंने रख रखा है कि साहब एक हारे हुए व्यक्ति को चंपावत का विधायक बनाने का प्रयास हो रहा है, तो मुझे लगता है ये नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं अपने लिए खुद। और चंपावत के कांग्रेस के चंपावत की जनता पूछ रही है, चंपावत का कोई एक व्यक्ति इस बात को कह दे, चंपावत की जनता तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। हारे हुए को कैंडिडेट बनाएंगे, गौरवान्वित करेंगे, और जो जीता हुआ था उसमें इस्तीफा ले लेंगे। क्या लोकतंत्र है भाजपा का? बात तो कीजिए ना उनसे। अरे उसे सीएम बना देते कैलाश गैतोड़ी को, चंपावत का विकास करना था। जनता के चेहरे पर नूर आ गया है। अरे भारतीय जनता जानती है, इतना मूर्ख जनता को मत समझो। जनता इतनी भोली भाली नहीं है, जनता बहुत समझदार है। वो भाजपा समझ रही है ना कि खटीमा हारे हुए को चंपावत में प्रयोग करेंगे, वहाँ की जनता भी उसी तरह का जवाब देगी। ठीक है, देखिए आप 3 तारीख तक तो आप कह सकते हैं। अब देखना क्या रिजल्ट होगा, इतिहास बनेगा। हाँ, आप तो पिछली सरकार बनाने के लिए सब लोग एक्सटर्न तैयार करके बैठे थे, कुर्ते उर्ते सिला के। हम तो लगे बात सुनने के लिए तैयार आती है जाती है। चिंता नहीं कर रहे, हम लोग 7 साल चलाई है, हम सब घमंड नहीं किया, आप घमंडी हो गए। अच्छा, मैं एक सवाल रविंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं। आपने अभी एक आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अधिकारियों को बदला जा रहा है, इस तरह से बीजेपी चुनाव जीत रही है। तो ये पंजाब और दिल्ली में आपने कौन सी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जो आप लोग चुनाव जीत गए वहां? देखिए, दिल्ली में पंजाब की आपने बात की, पंजाब में उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब हमने चुनाव लड़ा। इस समय भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, पूर्व में भी इनकी सरकार थी। तो जाहिर सी बात है भाई, मशीनरी का
और अधिकारियों का पूरा बाहुबल का और सामान का। तो पंजाब और दिल्ली में क्यों नहीं हो पाया? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि वहां आप जीत गए इसलिए, और उत्तराखंड में भी आप जीत जाते तो शायद वहां भी सब कुछ ठीक होता, सरकारी मशीनरी ठीक होती, चुनाव आयोग ठीक होता, ईवीएम ठीक होता। मैं तो ईवीएम पे मैंने कोई क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं, पहली बात यह है। दूसरी बात, जो मैं मशीनरी की और इसकी बात कर रहा हूं, चुनाव में आप लोग लगा चुके हैं ना, कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए एक व्यक्ति हार जाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी, जिसे जनता नकार देती है, उसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना देती है। फिर उसको हारे हुए इंसान को दोबारा लड़वाया जाता है और सभी प्रकार के जो अधिकारी हैं, जो उनके पसंदीदा अधिकारी हैं, वो क्षेत्र में तैनात कर दिए जाते हैं। ये तो आप अखबारों में पढ़ ही रहे होंगे ना। तो मेरा कहने के पीछे तथ्य है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 15 दिन से अगर आप देखेंगे अखबारों को उठा के, तो उनके जो पसंदीदा अधिकारी हैं वो पूरे जिले में तैनात कर दिए गए हैं, कि जिससे धामी जी बाहुबल से, मशीनरी से, अधिकारियों से पूरी तरह से किसी ना किसी तरीके से चुनाव को जीत सके। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो कमजोर व्यक्ति हैं, कमजोर कैंडिडेट है, इसलिए उनको सहारे की जरूरत है। ठीक है विनय जी, ये आरोप बार बार लगता है विपक्ष की तरफ से चुनाव में ईवीएम, हालांकि आज तो रविंद्र जी ने बोल दिया कि मैंने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया, ये मुझे अच्छा लगा। रविंद्र जी, आज पहली बार आपने कहा कि ईवीएम ठीक है आपके हिसाब से, जहां तक मुझे लग रहा है। अब आपको भरोसा होने लगा शायद ईवीएम पे। दूसरा, कभी भी नहीं कहा। नहीं, अभी आपने कहा कि मैंने ईवीएम का सवाल नहीं उठाया, सरकारी मशीनरी को लेकर मेरा सवाल था, तो मुझे लगा कि शायद वो शंका जो थी वो शायद दूर होगी ईवीएम की आपके मन से। होनी भी चाहिए जी, होनी भी चाहिए। 15 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ईवीएम जब से आया है कभी कोई सवाल नहीं उठाया। अच्छा, तो आपकी पार्टी तो बार बार उठाती रही है सवाल। देखिए, कोई यदि इस बात पर सवाल उठाता है तो वो उसकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मेरी सोच यही है, क्योंकि देखिए उस समय हमें चुनाव आयोग, हमारे जो नोडल ऑफिसर होते हैं, हमारे जो आरओ होते हैं, वो हर चीज का मौका देते हैं। अरविंद केजरीवाल आपके जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कई बार ये उठाया, तो वो सच बोल रहे हैं, फिर आप सच बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा जिस प्रकार से पीछे यूपी में भी एक पूरा का पूरा ट्रक ईवीएम का पकड़ा गया था। देखिए आगे ना उसी में फिर देखिए, नहीं, आप फर्क समझिए। देखिए, अगर किसी क्षेत्र में कोई घटना घट रही है तो उससे भी तो आंखें नहीं मूंदी जा सकती, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना कि हर जिले में ऐसा हुआ है या हर विधानसभा में ऐसा हुआ है। ईवीएम बिल्कुल ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है, लेकिन गोयल जी, ये सवाल सरकारी मशीनरी को लेकर है जो विपक्ष भी बार बार उठा रहा है। अभी कुछ तबादले अधिकारियों के हुए, कहा गया कि बहुत मनपसंद चहेते जो हैं उनको वहां पर लगा दिया गया, ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। भाई, किसी भी तरीके से यह आरोप आपके ऊपर लग रहा है, साम दाम दंड भेद से आप चुनाव जीतना चाहते हैं चंपावत का। नहीं शंकर जी, देखिए ये कोई नई बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं, रतुमी जी भी जानते हैं, और तो रविंद्र आनंद जी भी बहुत पुराने नेता हो गए हैं, तो ये भी जानते हैं कि जो ये गर्मियों का सीजन होता है, ये एक ट्रांसफर सीजन होता है। इस समय सामान्य रूप से ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल, और चूंकि ये अभी चुनाव वहाँ होने वाले हैं, तो आचार संहिता लगने के बाद 1 महीने तक, जब तक भी आचार संहिता रहेगी, वहाँ आप इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे जो आप पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वहाँ समय रहते सरकार ने जो परिवर्तन करने थे वो कर दिए और बाकी में भी चल रहे हैं परिवर्तन, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दलों को इसमें प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। अच्छा कवर किया आपने, क्योंकि इनको हार सामने साफ दिखाई दे रही है, और हार के बहाने तलाशने, तो कुछ ना कुछ तो बहाने तलाशेंगे ना हार के, कुछ ना कुछ तो उड़ाना देंगे हमें, कुछ ना कुछ तो हम पे ताना मारेंगे। लेकिन जनता इन्हें असली ताना 31 तारीख को मारने वाली है, और जो दिखाई देगा इन्हें 3 जून को, तब इन्हें समझ में आएगा कि ये जनता की नब्ज की बात नहीं कर रहे, जनता की मन की बात नहीं कर रहे, जनता के मन से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जनता इन्हें इनका इलाज कर रही है। चले ठीक है, फिर जब रिजल्ट आएगा उस दिन फिर से चर्चा की जाएगी, बैठेंगे अब और फिर से ये देखेंगे कि जो दावे आप लोग कर रहे हैं उसमें कितना दम है, जनता किसका रास्ते अलग करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त कम है, माफी चाहता हूं रतूड़ी साहब। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रविंद्र जी आपका भी। रतूड़ी साहब आप तीनों जुड़े, वक्त दिया। फिलहाल ये देखना होगा कि चंपावत का जो चुनावी रण है, उपचुनाव हो रहा है, उसमें कौन जीतता है, किसकी जीत होगी, जनता किसका रास्ते अलग करती है। जब परिणाम सामने आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव, क्योंकि हर हाल में उनको ये चुनाव जीतना होगा।
फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।